मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ है? बूढ़ा अपने बाल नोचकर जोर जोर से चीखा और फिर सर झुका लिया। चीखने के बाद जैसे इसे करार आ जाता और फिर घंटों वो एक ही तरह से सर झुकाए बैठा रहता। इसके पास से सब लोग खामोशी से गुजर जाते। कोई इससे न बोलता, कोई इसे जवाब न देता। शायद इसे जवाब देने की किसी में भी सकत न थी, या फिर सब अपने आप में मगन थे। मगर साजदा को ऐसा महसूस होता कि बूढ़े की हर चीख इसके कलेजे से दराती हुई गुजर जाती है। इसका जी चाहता कि वो बूढ़े के पास जाए, इसे तसल्ली दे, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी ना सकती थी। आखिर वो इससे क्या कहेगी? एक बाप जिसकी बेटी को लोग जबरन छीन ले गए हों, वो इससे किन अल्फाज में हमदर्दी करेगी? सब्र जैसा लफ्ज सुन सुनकर तो इसके कान पक गए थे। बूढ़े से वो सब्र की बात नहीं कर सकती थी। जब भी बूढ़ा चीखता तो साजदा अल्फाज की तलाश में परेशान होती रहती। इसे क्या पता था कि जब्र का निशाना बनने वालों की तसल्ली के लिए आज तक अल्फाज पैदा ही नहीं हुए थे। वो अपना जी बहलाने के लिए बूढ़े से नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगती। औरतों और मर्दों के चेहरों पर इसे बेसुरो सामानी बरसती महसूस होती। हालांकि सब ने अपना अपना ठिकाना बना लिया था। फौजियों की हाली की हुई लंबी लंबी बारिकों में, दरख्तों के साए तले, दरियों की छतों के नीचे, तंबुओं के पुरसरार अंधेरों के अंदर जमी के इस टुकड़े ने सबको पनाह दे दी थी। इसने सबके कदमों की थकन अपने सीने में जज़ब कर ली थी। अब्बा ने भी एक घने दरख्त के नीचे मोटी चादरों की दीवारें बनाकर इसे बिठा दिया था और इसने सफर की दहशत के बाद पहली बार सुकून की सांस ली थी। वॉल्टन कैंप की ये तीसरी शाम थी। इमदादी कमेटियां सूरज ढलने से पहले ही तकबीर के पुरजोश नारों के दरमियान चने की दाल और नरमो गरम रोटियां बांट गई थी और अब हुक्का पीने वालों की टोलियां नन्हे नन्हे अलाव जलाकर इनके गिर्द बैठी थीं। हुक्के की हर कश पर धुएं की नन्ही सी बदली उठती और हवा में गुम हो जाती। लोग बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे। वो अपनी अपनी विपदा के तराजू में दुखों का ज्यादा से ज्यादा बोझ भरने की कोशिश में डंडी मार रहे थे। औरतों की टोलियां अलग बैठी थीं। हवा में इनके मैले कुचैले आंचल फड़फड़ा रहे थे। इनके चेहरों पर घरों की छत के साए की महरूमियत बरस रही थी। लड़कियां अब तक दहशत ज़दा थीं। बस सिर्फ बच्चे थे जिन्हें दुनिया की कोई फिक्र न सता रही थी। वो उसी तरह उछलते कूदते फिर रहे थे जैसे ईद बकरीद पर अपनी गलियों में खेला करते थे। नवंबर का आधा महीना गुजर चुका था। शाम होते ही हुनकी होने लगती। यूं ही इधर उधर देखते देखते साजदा को सर्दी का एहसास भी ना हुआ था। एक बच्चा इसके इतने पास से दौड़ता हुआ गुजर गया कि इसका पांव कुचल गया। शायद छुपी छुपोल खेल रहे थे। वो अपना पांव सहलाती हुई उठी और इमदाद में मिला हुआ खुरदरा कंबल शानों पर फैला लिया। खाना अभी तक इसी तरह रखा हुआ था। अब्बा को भूख ना लग रही थी और वो अब्बा के बगैर खाना खाने को तैयार ना थी। फोर्थ ईयर की एक बची खुची किताब निकाल कर वो बिजली के खंबे के पास जमीन पर पलथी मारकर बैठ गई। अभी इसने एक ही सतर पढ़ी थी कि एक औरत इसके पास आकर खड़ी हो गई। वो अपने दूध पीते बच्चे को सुलाने के लिए देर से थपक थपक कर टहल रही थी। अंग्रेजी पढ़ रही हो कि उर्दू? औरत ने पूछा। अंग्रेजी। क्या करोगी अंग्रेजी पढ़ के? कुछ नहीं।
तुम्हारी माँ कहाँ है? गुजर गई। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। वो औरत को नजरअंदाज करने के लिए सर झुकाकर जैसे बड़े इन्हमाक से पढ़ने लगी, मगर किताब का हर लफ्ज एस बन गया था। सलाहुद्दीन सल्लू। इसने किताब बंद कर दी। औरत शायद इसे मगरूर समझकर जा चुकी थी। वो जब से यहां आई थी, इस याद ने इसके दिल को किस किस तरह तरपाया था। जुदाई नन्ही नन्ही यादों को भी इस तरह जमा कर देती है कि इनके ख्याल ही से दिल पर धमक का एहसास होता है। इसे याद आया कि जब पहली बार सलाहुद्दीन इससे मिला था तो इसने यही बताया था, मेरा नाम सलाहुद्दीन है, मगर अम्मा मुझे सल्लू कहती हैं। सब मुझे सल्लू कहते हैं, तुम भी यही कहा करो। अच्छा। इसने बेहद सादतमंदी से इकरार कर लिया था। इसके बाद तो इसने खुश होकर इसे अपनी सारी राम कहानी सुना डाली थी। हम गांव से आए हैं, वहां हमारी जमीन है, वहां बहुत से दरख्त हैं, आमों के दरख्त। आमों पर जब बूर आता है तो कोयले बहुत बोलती हैं, और जब वो हमारी अंबियों को खाती तो मैं गुलेल से उन्हें मार डालता। हाय, तुम उन्हें कैसे मार डालते हो? वो हैरान हो गई थी। लो, मारना कौन सा मुश्किल काम है? वो तो कोयल है, लोग तो आदमियों को मार डालते हैं।